हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर एक टॉपिक पर हम एकदम स्टेप बाय स्टेप डीपली यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं एकदम वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हमें एक सभ्यता का मतलब क्या होता है एक्चुअली में कि लोगों के जीवन जीने की शैली को एक्चुअली में सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उस समय के जो लोग थे उनके जीवन के जो जीने की शैली थी उसे हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग सभ्यता बोल देते हैं। उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनके आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, सोसाइटी उनकी क्या थी, सामाजिक व्यवस्था उनकी क्या थी, इन सारी चीज़ों पर जो बात करते हैं हम एक सभ्यता के तौर पर करते हैं। इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में जो उत्तर की और मानसरोवर झील है, चीन में मानसरोवर झील से एक सिंधु नदी निकलती है, इंग्लिश में उसे इंडस रिवर बोलते हैं। सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदियाँ, इन्हीं नदियों के आसपास ये सभ्यता पाई गई, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया है। तो अब इस सभ्यता को पढ़ेंगे तो दोस्तों हमें ये पढ़ना है कि ये सभ्यता को खोज करने में किन किन का हाथ था, ये सभ्यता खोजी गई तो कहाँ से कहाँ तक खोजी गई, इस सभ्यता में कितने शहर हैं और इन शहरों से हमें क्या मिला है। ठीक है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, इसका आकार कैसा है, क्षेत्रफल कितना है ना। तो इन सारी चीज़ों पर बात करनी है और इसके जो एक एक शहर है, जो इनके पुरातत्व स्थल हैं, उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, उन एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 2500 बीसी पूर्व से 1750 बीसी पूर्व तक आपको ये याद रखना है। इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मेजरली 12 लाख कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर याद इतना लंबा नहीं करेंगे, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका मेजरली क्षेत्रफल माना गया है। आकार इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। और ये सभ्यता कैसी थी, नगरी थी या शहरी थी या ग्रामीण थी? ठीक है, तो ये सभ्यता थी नगरी सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि शहरी सभ्यता थी। अब ये कैसा पता चला कि ये शहरी सभ्यता थी, है ना? तो ये हमें ऐसा पता चलता है क्योंकि यहाँ से जो हमें ईंटें मिली हैं, एकदम पक्की ईंट मिली हैं, और हर एक किसी के घर एकदम ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। यहाँ पर हर रोड के पीछे घर का दरवाज़ा खुलता था, और यहाँ पर स्विमिंग पूल मिले हैं हमें, अच्छे नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं ये शहर था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये इसका रिया टाइम पीरियड कितनी साल पुरानी थी, 2500 से 1750 बीसी पूर्व, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, आकार त्रिभुजाकार, और है ये कैसी, शहरी सभ्यता। इसके यही निर्देशक अगर बात करी जाए तो निर्देशक कौन थे, सर जॉन मार्शल इसके कौन थे, निर्देशक थे। इनके निर्देश में कार्य करा गया था, और जो इनके खोजकर्ता माने जाते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। आप शॉर्ट में कह सकते हो दयाराम साहनी ने इनकी खोजकर्ता। एक्चुअली में दयाराम साहनी को खोजकर्ता क्यों माना गया, क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करी थी। हड़प्पा की खुदाई करी थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्हें ही एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कह दिया जाता है। एक्चुअली में अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको दयाराम साहनी लगाना है, लेकिन आपको कहीं लिखना हो तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी 1922 ईस्वी में, उन्हें भी माना जाता है। एक्चुअली में 2 शहर पहले खोदे गए थे ये, लेकिन सबसे पहले जो खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने खोज करी थी 1921 में, तो इन्हें एक्चुअली में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। क्षेत्रफल पता चला हमें, इसका टाइम पीरियड पता चला इसका। ठीक है, आकार कैसा था, शहरी थी, खोजकर्ता कौन थे, निर्देशक कौन थे, ये सारी चीज़ें भी सिंधु घाटी की पता चल चुकी हैं। अब सिंधु घाटी का सबसे ऊपरी बिंदु, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, ये इन बिंदुओं को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं।
अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है मांडा। ठीक है, मांडा जो कि आपका कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कश्मीर में स्थित है और यहाँ से जो नदी गुजरती है वो आपकी चेनाब नदी गुजरती है दोस्तों। मांडा जो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा है। मांडा जो है वो चेनाब नदी के इर्द गिर्द है, चेनाब नदी के ही आसपास है। और अगर दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो दैमाबाद है। दक्षिणी बिंदु की दैमाबाद है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, वो कश्मीर में है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, और यहाँ से जो नदी गुजरती है उसका नाम है गोदावरी नदी। तो ये जो दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यहाँ से जो नदी गुजरती है वो है गोदावरी नदी। ये चीज़ आपको क्लियर है। पूरब की बात करी जाए इसकी, पूरब की बात करी जाए और पश्चिम की बात करी जाए, पूरब में इसका आलमगीरपुर है और पश्चिम में इसका सुतका गैंडोर है। जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से हिंडन नदी गुजरती है आपकी। हिंडन नदी के इर्द गिर्द आपका आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ क्लियर है। पूरब में सुतका गैंडोर है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान का वो ये उस समय का बलूचिस्तान था, इसका नाम बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो नदी आपकी जाती है डास्क नदी जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो इसका कंप्लीट अगर क्षेत्रफल निकाला जाए पूरे का तो वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। ये चीज़ आपको क्लियर होगी होपफुली। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट शहर मिले हैं। ठीक है, देखो कोई सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सभ्यता में जो क्या मिला है हमें ये पता होना चाहिए। उस सभ्यता को खोजा किसने है ये पता होना चाहिए। उस समय की इकोनॉमिकल सिस्टम, उस समय लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे, किन किन चीज़ों से अपरिचित थे। ठीक है, क्या उनकी एक तरीके से जीवन जीने की शैली थी, यही तो जानने की कोशिश करेंगे अगर किसी भी सभ्यता को पढ़ते हैं तो हम। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने जाना कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैं एक बार और इसका रिवीजन करा लेता हूँ। जो यहाँ पर आपकी पीपीटी है, ये 2500 BC से 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड है। क्षेत्रफल इसका 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। आकार इसका त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करी जाए तो कैसी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। कैसे थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था दिखाई गई है। नाले अलग थे, हर घर में कुएँ पाए गए थे। कुछ ऐसे शहर है जहाँ कुएँ मिले हैं, तो वो अलग चीज़ है। एक अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। निर्देशक इसके सर जॉन मार्शल थे, खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी थे। राखलदास बनर्जी को भी माना जाता है, लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को यही मिलेगा, तो यही आपको लगाना है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी, और इन्होंने दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करी थी, तो इसलिए 1921 में करी थी, तो इन्हें खोजकर्ता मान लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये चीज़ क्लियर है। बात आती है यहाँ पर कि इसका उत्तरी पॉइंट मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गैंडोर, कौन कौन सी नदी पर है ये सारी आपको, चेनाब, गोदावरी, यहाँ पर आपकी हिंडन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी डास्क नदी हो जाएगी। कहाँ कहाँ है ये, पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, ये आपका कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और ये आपका महाराष्ट्र में। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए होपफुली। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट शहर आपको मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, और रंगपुर, और इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट शहर जहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब ये 1 बाय 1 हम एक एक शहर को यहाँ पर लिखकर, और उस शहर को कम्प्लीटली कि उसकी खोज किसने करी, कहाँ स्थित है, कौन सी नदी वहाँ से गुजर रही है, उस जगह से क्या क्या चीज़ें मिली, ये 4 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हमें जाननी पड़ेंगी हर एक शहर के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिएगा 1 बाय 1 हम एक एक करके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्थल आपके साथ डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई करी गई थी। ठीक है, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, इस समय कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे और इसकी खोज कब हुई थी, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जब भी हम किसी शहर को पढ़ रहे होंगे, किसी स्थल को पढ़ रहे होंगे, तो उसके बारे में हमें 4 चीज़ें पढ़नी होंगी। क्या, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ स्थित है। ठीक है, सबसे पहले उसका स्थान कहाँ स्थित है। दूसरी बात ये कि उसमें जो है हमें ये पता होना चाहिए कि किस नदी के आसपास है वो,
किस नदी के इर्द गिर्द है। तीसरी बात ये पता होनी चाहिए कि उसकी खोजकर्ता कौन है और कब खोज करी थी। और चौथी चीज़ ये पता होना चाहिए कि वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अवशेष वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये 4 चीज़ें हमें प्रत्येक शहर के बारे में पता होनी चाहिए, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा की बात करी जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है इस समय, है ना। जो पाकिस्तान का माउंट गोमरी ज़िला है वहाँ स्थित था कौन, हड़प्पा। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज जो करी थी ये दयाराम साहनी ने करी थी 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, तो आपको पता रावी नदी की बाईं ओर स्थित है ये। रावी नदी जो कि सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इसीलिए तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि ये सारी जो इसके स्थल मिले हैं मोस्टली सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। तो ठीक है, रावी नदी के बाएं ओर हड़प्पा है। इसके जो खोजकर्ता मैंने बताया आपको दयाराम साहनी। और यहाँ से अब क्या क्या अवशेष मिले ये चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ से देखो 6 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार क्या होता है, अन्न रखने के स्थान जहाँ पर अन्न रखे जाते थे। तो होपफुली वहाँ पर अन्न रखे जाते तो अन्न की खोज हो गई थी उस समय, है ना। और अन्न भारी मात्रा में प्राप्त थे, तो इसीलिए बड़े बड़े अन्नागार मतलब मील टाइप के बनाए गए थे। आज के टाइम में जो मील होते हैं, उस समय 6 बड़े अन्नागार मिले हैं यहाँ से हाथी की खोपड़ी मिली है, यहाँ से श्रमिक आवास मिले हैं, ठीक है, श्रमिक आवास मिले हैं, हाथी की खोपड़ी और गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो खुदाई करी जा रही है, यहाँ पर आज भी रिसर्च चल रही है, कोई नई चीज़ मिले, है ना। जैसा कि आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लोहे के अवशेष कहीं से नहीं मिले हैं, तो खोज चल रही है, कहीं ना कहीं से मिल सकते भी हैं। तो ये आपके समय के साथ चीज़ें परिवर्तन हो सकती हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। हाथी की खोपड़ी मिली यहाँ से, और क्या मिला यहाँ से, गेहूं और जौ के अवशेष मिले। यहाँ पर जो फर्श थे, फर्शों की दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं दोस्तों। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति जो आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रही है, इस टाइप की कुछ मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि यहाँ के लोग जो थे पूजा में भी विश्वास रखते थे, है ना, पूजा अर्चना करते थे, मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करते थे, है ना। इसी तरह से शिव की भी मूर्ति मिली है यहाँ पर, पशुपतिनाथ शिव जो आद्य शिव हैं, जो आज के शिव के रूप हैं। वो भी तस्वीर आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब आप उसे पढ़ रहे होंगे, उसकी कहाँ से खोज हुई है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम यहाँ पर। हड़प्पा की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति और एक श्रृंगे पशु मिला है। एक श्रृंगे पशु का मतलब क्या, आपको एक गेंडा टाइप का पशु आप देख सकते हो, लेकिन इसे हम गेंडा नहीं कह सकते क्योंकि इसका आकार जो है एकदम बैल के बराबर है ना। तो ये एक श्रृंगे पशु है, इसका नाम एक सींग के आधार पर, क्योंकि इसके एक सींग था तो उस सींग के आधार पर इसका एक श्रृंगे पशु इसका नाम रख दिया गया था। हमें आज तक इसका एक्चुअली में रियल नाम कुछ पता ही नहीं है, इसके सींग के जरिए हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल थे वो आपको पता है, यहाँ से एक श्रृंगे पशु मिला, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली, यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले, यहाँ से हाथी की खोपड़ी मिली, यहाँ से कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास मिला, यानी यहाँ पर जो कुम्हारे को द्वारा बना हुए एक तरीके से खिलौने भी अवशेष यहाँ से मिले हैं कुछ। और अगर हड़प्पा से बात करी जाए दोस्तों, तो ये स्थित कहाँ पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। नदी ये रावी नदी की बाईं ओर स्थित है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। 1921 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी हड़प्पा की, ठीक है। और यहाँ से 6 बड़े अन्नागार मिले हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, इतने बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल अभी तक खोजे गए हैं वो 6 अन्नागार है। सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो ये हड़प्पा आपकी होपफुली समझ में आया। अब हम लोग मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मोहनजोदड़ो एक्चुअली में स्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों ये भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। और अगर इसके इर्द गिर्द नदी की बात करी जाए नदी की, तो नदी आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के इर्द गिर्द सिंधु नदी है, पाकिस्तान लरकाना ज़िले में ये स्थित है। इसकी जो खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने करी थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में करी थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की हुई थी। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यहाँ पर कब्रें मिली हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है।
और अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अभी हमने पीछे पढ़ा था हड़प्पा, तो हड़प्पा में हमें ये पता था कि वहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी और यहाँ से पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। आज के शिव से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो वो तस्वीर है आपको यहाँ पर साइड में दिख रही होगी, तो इस तस्वीर के इर्द गिर्द आपको हाथी, गैंडा, भैंस, बाघ और हिरण, ये 5 टाइप के आपको पशु देखने को मिल रहे होंगे इनके इर्द गिर्द। हिरण जो कि इनके आसन के तौर पर 2 हिरण हैं, ठीक है, और इनके चारों ओर देखा जाए तो बाघ, ठीक है, हाथी, और हाथी के बाद आपका क्या है, गैंडा और भैंसा, ये 4 जो है इनके इर्द गिर्द हैं, और 2 हिरण इनके आसन के तौर पर इनके नीचे हैं। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ, और यहाँ पर 2 हिरण हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हिरण भी लिख सकते हो, हिरण, ठीक है, कितनी है, 2 हिरण। ये आपको जो है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसके साथ में, तो ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा जानवर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति में नहीं उपस्थित था। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको 3, इसमें से दे देगा, एक आध और दे देगा। जैसे मान लो तो शेर दे दिया, हाथी, गैंडा, भैंसा, शेर, कौन सा नहीं मिला था, तो शेर नहीं मिला था, बाघ मिला था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो को जो है एक्चुअली में यहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो हर घर में कुएं के अवशेष होते थे, तभी तो इसे शहरी सभ्यता कहा गया, क्योंकि यहाँ घर घर में कुएं थे उस समय, है ना, कुएं के अवशेष वहाँ से मिले हैं। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो यहाँ से कुबड़ वाला बैल मिला है, कुबड़ वाला बैल, जिसकी आज भी जगह जगह पूजा की जाती है कुबड़ वाले बैल की, और उस समय भी पूजा करी जाती है। तो एक दो मोहरों पर वहाँ पर कुबड़ वाला बैल मिला है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देख लेना, ये क्या है, कुबड़ वाला बैल। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये चीज़ क्लियर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये तो आपको बता दिया कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्या, मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में जो है, भारत में राखी गढ़ी है, यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। ये क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थल है और भारत में जो है राखी गढ़ी को माना गया, ठीक। यहाँ पर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार कह सकते हैं हम, यहाँ से मिला है, ठीक है। स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी यहाँ पर उपलब्धता थी उस समय। स्विमिंग पूल देख रहे हो, ये कितना बढ़िया स्विमिंग पूल है, और ये स्विमिंग पूल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है ना, दोनों तरफ से दिख रहा है आपको कि आने का रास्ता है, तो पूरा पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो कह सकते हैं एक तरीके से सिस्टम बहुत अच्छा था, शहरी सभ्यता थी एक तरीके से, ठीक है। वहाँ के लोग जो थे एक तरीके से अच्छे जीवन को अपना व्यापन कर रहे थे। यहाँ से विशाल अन्नागार, अन्नागार तो हर कहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ खाने की ज़रूरत है तो वहाँ अन्न रखने के लिए अन्नागार तो नेसेसरी है, ठीक। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी का मतलब है यहाँ से जो नृत्य था, नृत्य भी शौक इनका बहुत अच्छा था, जो अपने मनोरंजन के तौर पर ये नृत्य करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति है तो कांसे की है ये, ठीक है। देख लो ये जो मूर्ति है ये कहाँ से मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और यहाँ पर जो है आपके सूती वस्त्र मिले हैं। सूती वस्त्र का मतलब कपास के वस्त्र मिले हैं, और कपास तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास की खोज में सर्वप्रथम माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कपास की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खोज सर्वप्रथम, या फिर कहें कि कपास को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता ने खोजा था। ये ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों ने कपास को खोजा था। ये आपको चीज़ें यहाँ पर होपफुली समझ में आई होंगी। मोहनजोदड़ो दूसरा शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान लरकाना ज़िले में स्थित है। नदी यहाँ से सिंधु गुजर रही है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। यहाँ से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर भैंसा, गैंडा, हाथी, बाघ, हिरण, ये सिस्टम मिले हैं। इनके चारों ओर जो जानवर मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें आज के शिव से कंपेयर कर लिया जाता है, क्योंकि शिवनाथ भी ज़्यादातर एक उनका अलग रूप रहता है, तो इसी हिसाब से आज के शिव से उन्हें कंपेयर कर लिया जाता है। और ये प्रश्न भी बने हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। मोहनजोदड़ो को में जो है घरों में कुएं मिले हैं, हर एक घर में कुएं होते थे उस समय, जो यहाँ के घर पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के एक्चुअली में, ठीक है। और इसकी बात करी जाए तो यहाँ से कुबड़ वाला बैल मिला। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा था। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी, और यहाँ पर सूती वस्त्र मिले हैं। दैट्स इट। ये आपका जो है दूसरा शहर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके जो है आपके यहाँ पर प्रमुख स्थल चल रहे हैं, जहाँ से
क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसका आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो दोस्तों अगला जो प्रमुख स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। अभी हम लोग कालीबंगा देख रहे हैं, तो कालीबंगा जो स्थित कहाँ पर है, ये सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए स्थित कहाँ है। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए वो किस नदी के किनारे है। तीसरी बात हमें ये पता होना चाहिए उसके राइटर कौन है और कब उसकी खोज करी है। और चौथी बात, वहाँ से हमें जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष पता होना चाहिए। अभी हम कालीबंगा पढ़ रहे हैं, तो कालीबंगा जो है स्थित कहाँ है, हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है ये। इसकी जो नदी है आपको पता घग्गर नदी के किनारे है ये, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आपका ऑप्शन होगा घग्गर नदी किनारे, राइट। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो लेखक हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो इस टाइप से कि लेखक, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक रिदम में लिख दिया है। हनुमानगढ़ राजस्थान आपको दिख रहा होगा, ये स्थान हो गया, घग्गर नदी के किनारे है। बीके थापर और ब्रजवासी लाल ने जो है इसकी 1953 ईस्वी में खोज करी थी, राइट। तो आप ये इन दोनों नामों को याद रख सकते हो या एक ही नाम याद रख लो, उससे आपका दूसरा नाम वैसे ही आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। बीके थापर व ब्रजवासी लाल, बीके थापर व ब्रजवासी लाल किसकी, कालीबंगा की खोज करी थी। कब करी थी, 1953 में करी थी, राइट। अब यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष क्या हैं, तो आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। स्थान उसका कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। उसके लेखक कौन है, आप लोग यहाँ पर ब्रजवासी लाल कह सकते हो या बीके थापर व ब्रजवासी लाल। कब करी थी, 1953 में। तीनों चीज़ें क्लियर। चौथी चीज़ पर आते हैं अब कि इससे कहाँ क्या क्या मिला है इससे। तो इससे सबसे पहला हमें जुते हुए खेत मिले हैं, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ यहाँ पर जो अन्न तो अच्छी तरीके से खोजा जा रहा था, जुते हुए खेत मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो जूते हैं तो हल के भी साक्ष्य मिले होंगे, तो कहाँ से मिले हैं हल के साक्ष्य, वो भी आगे पढ़ेंगे, राइट। यहाँ से जो है शिवलिंग के अवशेष मिले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है मातृ देवी की पूजा भी करते थे और पशुपतिनाथ शिव की भी पूजा करते थे। तो शिव की भी, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आस्थाएँ थीं। और यहाँ पर धर्म जो है माता भी अलग उनका धर्म था, और यानी पुरुषों का अलग और महिलाओं का धर्म अलग था। तो शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें का मतलब क्या है, पकी हुई ईंटें, है ना। और यहाँ पर जो अग्निकुंड मिले हैं जहाँ लोग हवन करते थे, ठीक है। आप जब तीर्थ यात्रा, लास्ट यात्रा, है ना, जब लोग मरते थे तो कहीं ना कहीं हवन कुंड वगैरह करते थे उस समय की। ये यानी एक तरीके से पूजा पाठ में आस्था बहुत थी ना, ईश्वर में बिलीव करते थे, है ना, और हवन कुंड में ज़्यादा बिलीव रखते थे उस समय, और रखना भी चाहिए, वो इनका पर्सनल जो था थॉट था। यहाँ पर पकी और जली चूड़ियाँ पाई गई हैं। हालांकि जो चूड़ियाँ वगैरह के अवशेष हैं ज़्यादातर चंदूदड़ों में मिले हैं, चंदूदड़ों से, लेकिन यहाँ से भी कुछ पकी और जली हुई चूड़ियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छी तरीके से जल निकास प्रणाली थी। मतलब क्या है कि छोटे छोटे नाले, हर घर के छोटे छोटे नाले एक बड़े नाले में जुड़ते थे। बड़ा नाला जो है गाँव के ऊपर से होकर जाता था, ठीक है, और पूरा नाला जो है, बड़ा नाला सब नालियों का पानी लेकर, एक तरीके से बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था उस समय। तो जल निकास प्रणाली भी थी, नालों की अच्छी प्रकाशन थी, और नालियों की जो अच्छी तरीके से वहाँ पर विस्तृत तरीके से उन्होंने सजा रखा था सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है। हालांकि आपने देखा होगा ज़्यादातर दो पल्ले वाले दरवाजे हैं, लेकिन एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के जो घरों थे, वो मैं भी जो इसके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसमें आपको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हुआ। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि अब इसका प्रमुख स्थल हमने 3 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हड़प्पा पढ़ा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल पढ़ रहे हैं उसका नाम है लोथल। लोथल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थल है जो कि भारत का ही पार्ट है। तो अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है, अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, राइट। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। अगर इसकी नदी बात करी जाए कि कौन सी नदी है, तो एक्चुअली में भोगवा नदी के जो इर्द गिर्द है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसके जो खोजकर्ता की बात करी जाए तो रंगनाथ राव खोजकर्ता थे, और 1957 लगभग 57 और 58 में इन्होंने इसकी खोज करी थी, राइट। तो 1900 इसकी खोज अगर लोथल की पूछी जाए तो 1957 याद रख सकते हो, 58 तक पहुँचे थे खोज करते करते। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो लोथल के खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव, ठीक।
अब लोथल की बात कर रहे हैं और तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवशेष थे और बहुत चीज़ें मिली हैं यहाँ से। और दूसरी बात, इसे जो है ये उस समय का बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर था। बंदरगाह का मतलब यहाँ से जो तो व्यापार होते थे, क्योंकि जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय मिस्र की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता चल रही थी, और इन तमाम सभ्यताओं से इसका व्यापार चलता था। और व्यापार का सोर्सेस था या तो नाव के थ्रू होता था, तो ये गुजरात एकदम तट पर था, अहमदाबाद। तो जो लोथल है यहाँ पर जो है इसका कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट होता था। नाव के ज़रिए सामान लेकर जाते थे, उधर से ख़रीद लाते थे। भूमि पर जाते थे तो ये बैलगाड़ी उस समय यूज़ करते थे, राइट। लेकिन ये तट पे है तो इसलिए शिप या फिर नाव के ज़रिए जब व्यापार करते थे तो इसलिए इसे उस समय का बंदरगाह नगर कहा जाता है। यहाँ जो है चावल के अवशेष भी मिले हैं लोथल में ही। और अगर बात करी जाए यहाँ से अवशेष मिलने की बात, तो चक्की, नाव, ठीक है, हाथी के दांत मिले हैं जिसका उपयोग ये कंघी के तौर पे भी करे करते थे, उससे कंघियाँ बनाया करते थे, और है ना, और भी चीज़ें इस हाथी के दांत का उपयोग में लेते थे। यहाँ से युगल शव के अवशेष मिले हैं। युगल शव का मतलब है एक ही कबर में दो व्यक्तियों को कंकाल मिले हैं, दो व्यक्तियों के, है ना। तो युगल शव का कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन हो कि पति ख़त्म होने के बाद उसके साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता है। अब वो पता नहीं कि मृत दफनाता है या मार के या फिर जिंदी दफना दिया जाता था, लेकिन उस जो लोथल है यहाँ पर जो है युगल शव मिले हैं। मतलब क्या है, एक कब्र में दो व्यक्तियों की, कई ऐसी कब्रें हैं जहाँ दो दो व्यक्तियों के कंकाल मिले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों को दफनाया जाता था, तो होगा कोई ना कोई उनका वो। लेकिन युगल शव का वहाँ से अवशेष मिला है। एक चित्रित मृदभांड मिला है। मृदभांड क्या होता है? बर्तन, ठीक है। चित्रित का मतलब उस समय चित्र हुए मृदभांड, ठीक है। तो चित्र हुए तो उस समय डेवलप था, चित्र मतलब मनोरंजन करते थे वो हर चीज़ में, तो चित्रित मृदभांड मिले हैं और फारस की मोहरें मिली हैं। तो आपको लोथल एक्चुअली में समझ में आया होगा। अगर लोथल की बात करी जाए तो स्थित कहाँ पर है लोथल? गुजरात में है। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये जो जितने भी हैं आपको एक बार मैं मैप में भी लोकेट करके दिखा दूंगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, मैपिंग अभी यहाँ पर ड्रॉ करके। लेकिन उससे लिए पहले आपको ये थोड़े से जो इम्पोर्टेंट हैं स्थल वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लोथल की बात कर रहे थे, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कब करी थी? 1957 से 58 के उसमें करी थी। और अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इसे प्राचीन काल का या फिर कह सकते हैं लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। उस समय का बंदरगाह था ये। बंदरगाह क्यों था? क्योंकि यहाँ से व्यापार ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है। यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले हैं, यहाँ से नाव, चक्की के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर हाथी के दांतों के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर क्या मिला है? युगल शव मिले हैं, चित्रित मृदभांड मिले हैं, और यहाँ पर जो है आपको फारस की मोहरें मिली हैं। दैट्स इट। इतना सा था लोथल, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो बिल्कुल 1 बाय 1 चल रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल, है ना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट शहर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल है, वो है चंदूदड़ो। चंदूदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो चंदूदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध इलाके में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना, चंदूदड़ो के खोजकर्ता गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। कब करी थी इन्होंने? 1931 ईस्वी में इन्होंने खोज करी थी। किसकी करी थी? चंदूदड़ो की। कौन थे? गोपाल मजूमदार। थोड़े से ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, 1-2 बार देखने पड़ेंगे, आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे दोस्तों, है ना। गोपाल मजूमदार। यहाँ से अब अवशेष क्या क्या मिले? हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली कि स्थान कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध इलाके में स्थित है चंदूदड़ो। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तीसरी बात, यहाँ से इसके लेखक कौन थे? गोपाल मजूमदार थे। और कब उसकी इन्होंने खोज करी थी? तो 1931 ईस्वी में उन्होंने खोज करी थी। अब चौथे पार्ट पर आते हैं कि यहाँ से मिला क्या क्या। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, तो अब यहाँ से देख लेते हैं चंदूदड़ो से हमें मिला क्या क्या। तो चंदूदड़ो से पहली बात तो महिला श्रृंगारों के जो श्रृंगार था, श्रृंगारों के अवशेष मिले यहाँ से। लिपस्टिक है ना, लाली और आपके काजल वगैरह हैं, गुड़िया, खिलौने पुनले, ये सारी चीज़ें जो हैं महिला श्रृंगार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोस्टली। बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पैरों के निशान मिले यहाँ से, है ना, कि बिल्ली गई होगी उसके पीछे फिर कुत्ता गया होगा, तो वो कहीं ना कहीं पैर स्क्रैप छुए और उन पैरों को एक्चुअली में जो मिले हैं वो आपको चंदूदड़ों से मिले हैं। तो ये आपको क्लियर है कि यहाँ से जो हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बकराकार ईंटें मिली हैं। बकराकार क्या मतलब, इस तरह से आपकी जो ईंटें होती हैं बनी हुई उस टाइप की यहाँ पर ईंटें मिली हैं चंदूदड़ों से। कांसे की बैलगाड़ी मिली है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जब ये व्यापार करते होंगे तो या तो इनका सोर्सेज था कि नाव के थ्रू जाएं, ठीक है। अब इन्हें जब चीन से व्यापार करना है, चीनी सभ्यता भी उस समय चल रही थी, तो इन्हें चीन से व्यापार करना तो इन्हें जो है बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। तो कांसे की यहाँ पर बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। यहाँ पर इक्का गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं, यानी एक बैल से भी गाड़ी चलाते थे। 2 बैलों से भी चलाई जाती थी, एक से भी। आप आज भी देखते हैं गाँव में इक्का गाड़ी भी चलती हैं और बैलगाड़ी भी चलती हैं, राइट। तो ये मोस्टली यहाँ से अवशेष मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता में हमें एक चीज़ और पढ़नी थी कि जो पेड़, एक स्टोरी आती है, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी पिटसन में कि चिड़िया मछली को चोंच में दबाए पेड़ पर बैठी है और उसके नीचे जो है लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। तो वो हमें लोथल में पढ़ना था, है ना। तो लोथल में हम लोग उसे लिख लेंगे, अभी लिख लेना, या तो आप एक चित्र बना लेना, एक पेड़ पर चिड़िया बैठा देना, चिड़िया के मुंह में जो है एक मछली और नीचे लोमड़ी इंतज़ार कर रही थी उसका, राइट। ये चित्र बना लेना। यहाँ से एक पिटसन पूछ लेता आप तो आप बना पाओगे लोथल से। और लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसके घर जो थे ग्रिड पद्धति में तो थे, लेकिन उसके दरवाजे सामने की ओर खुले थे। वो होपफुली भी मैं तथ्य में पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो ये भी आपका शहर हुआ। अब नेक्स्ट शहर पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रमुख स्थल में अभी ये 2-3 स्थल और पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्रमुख स्थल एकदम समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ा था, उसके बाद कालीबंगा, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लोथल, ठीक है। और इस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं रंगपुर, धौलावीरा और राखीगढ़ी। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तीनों के स्थान जान लेंगे कि कौन सा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, क्यों वो इतना चर्चा में रहा है। रंगपुर की बात करी जाए तो रंगपुर एकदम गुजरात में स्थित है। गुजरात में काड़ियावाड़ ज़िले में है। और अगर बात करी जाए तो मादर नदी के किनारे ये स्थित है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो रंगनाथ राव हैं, जिन्होंने 1953 से 54 के बीच इसकी खोज करी थी। और ये जो है किस लिए प्रचलित है, क्योंकि यहाँ से धान की भूसी मिली है। तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है। पिटसन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से धान की भूसी मिली है, तो उसका आंसर होगा रंगपुर, राइट। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ये चीज़ें हुई, रंगपुर को समझ में आ गया। ये तीनों चीज़ें लिख रखी हैं। गुजरात से मिला है, मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता। 1953 और 54 के बीच इसकी खोज हुई। नेक्स्ट आता हमारा धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ ज़िले में है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। इसके RS बिष्ट जो हैं खोजकर्ता हैं, जिन्होंने 1985 से लेकर 90 तक इसकी खोज करी थी, राइट। लगभग 4-5 साल लगे थे। और यहाँ से हमें मेजरली ये पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन का कारण यहाँ से पता चला था, ठीक है। जो ये हड़प्पा संस्कृति थी, इसके उदय, उत्थान और पतन का पता चला था, राइट। इसलिए ज़्यादातर धौलावीरा इम्पॉर्टेंट रहता है। इससे अगर कुछ पूछेगा तो ये चीज़ पूछ सकता है, खाली गुजरात में है, RS बेस्ड। और नेक्स्ट आता हमारा फिर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? राखीगढ़ी से सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, इसलिए ये राखीगढ़ी प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भारत की बात करी जाए तो राखीगढ़ी है, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अगर बात करी जाए कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा राज्य में हिसार ज़िले में स्थित है। अगर बात करी जाए तो घग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता बात करी जाए इसकी, राखीगढ़ी के खोजकर्ता थे सूरजभान, जिन्होंने 1963 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, हमने कई सारे पढ़ रखे हैं और इन्हीं से मोस्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है जिनसे पूछा जा सकता है सिर्फ ये कि किस नदी के किनारे है, उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, कह सकते हैं उसके खोजकर्ता कौन है, और किस समय खोज करी थी। तो ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। इस लिस्ट में आपको ये सारे लिखे हुए हैं, आप इसे पॉज करके इसमें से सब नोट कर सकते हो।
एकम-एक के आपको जितने ये 11, 12, 13 शहर दिखाई दे रहे हैं, इनके सारी नदियाँ दे रखी हैं, इनके सारे लेखक दे रखे हैं और किस टाइम पीरियड में इन्होंने खोज करी है, ये सारी कुछ दे रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी में अपने डिनोट कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल यहाँ पर कवर करे हैं। अब हम इसके पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इन लोगों का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन और किस तरह से इनका पूरा सिस्टम था, उस पर हम बात करते हैं कि इनका जो एक्चुअली में जीवन था वो उनकी जीवन जीने की शैली क्या थी। ठीक है, तो अभी उस पर बात करते हैं। उसके बाद कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उस पर बात करेंगे। राइट, तो अभी चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इनके धार्मिक राजनीतिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट उसकी नॉलेज ले रखी है, उसके जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन पर बात करेंगे दोस्तों, कि इन लोगों का राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था और इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इकोनॉमिकल सिस्टम इनका क्या था। तो दोस्तों, वीडियो को आप थोड़ा अपनी क्लैरिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, है ना, ताकि ये सारी चीज़ें आपको विजुअल हो पाएँ और वन बाई वन हम लोग देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन पर पहले हम लोग बात करते हैं। तो इनका जो सामाजिक जीवन है वो मातृसत्तात्मक था। मतलब क्या है, मातृसत्तात्मक का मतलब यहाँ पर मातृ देवी की पूजा करी जाती थी और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी यहाँ पर। राइट, और यहाँ के जो लोग थे शांति प्रिय थे, ज़्यादा कहीं लड़ाई दंगे, ठीक है, या फिर तलवार अस्त्र शस्त्र का यहाँ पर उपयोग नहीं मिला है। तो उससे हम बता सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो थे एक प्रकार से शांति प्रिय थे। राइट, उससे अगर बात करें तो यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि का भी उत्पादन था, तो इसलिए लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थीं। तो कुछ लोग शाकाहारी थे क्योंकि यहाँ पर शिव की भी पूजा करी जाती थी और कई मूर्तियाँ हैं, माताओं की पूजा भी की जाती थी। और कुछ मांसाहारी थे। ठीक, दोनों तरह के यहाँ पर लोग पाए गए। लोग जो थे शांति प्रिय थे, मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता की भी यहाँ पर स्थिति अच्छी थी। आभूषणों का उपयोग दोनों करते थे, मतलब महिलाएं भी यहाँ पर जो थी एक तरीके से आभूषण पहनती थी, सोना चांदी जेवर जो होता है, और पुरुष भी यहाँ पर ग्रहण करते थे। तो कहने का मतलब ये है, आभूषण का उपयोग जो है ये दोनों ही करते थे, महिलाएं भी और पुरुष भी। राइट, मनोरंजन के तौर पर ये ज़्यादातर ये जानवरों को लड़ाते थे। ठीक है, बुल फाइटिंग होती थी, बैलों की लड़ाई, क्योंकि चीन में भी ज़्यादातर देखोगे आप लोग और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी तो बैलों की जो लड़ाई होती थी, विदेशों की सभ्यताओं में भी, तो हमारे देश के भी उस समय लोग क्या करते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के तौर पे पासे खेलते थे, नृत्य करते थे, और तीसरी चीज़ ये लोग जानवरों को लड़ाते थे, पशुओं की लड़ाई कराते थे। तो ये इनके मनोरंजन के साक्ष्य थे, पासा, नृत्य और पशुओं की लड़ाई। आप लोग इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में देखो, यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है और यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। तो यहाँ पर उपासना जो थी दोनों की जाती थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसमें आपने देखा होगा, जिनके उस मूर्ति के नीचे दो हिरण मिले हैं और गेंडा भी मिला है, भैंसा भी मिला है, हाथी मिला है और बाघ मिला है। शेर नहीं मिला है, ना घोड़ा मिला है। तो ये इनमें से भी प्रश्न बनता है आपका, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। मातृ देवी की मूर्ति की उपासना की जाती थी यहाँ पर। ठीक है, तो शिव की भी पूजा करी जाती थी, पशुपतिनाथ शिव, मातृ देवी की भी उपासना की जाती थी। और जो यहाँ पर पूजा करी जाती थी, तो पशुओं में पूजा जो है, कुबड़ वाला बैल, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो कुबड़ वाला बैल है, इसकी उपासना की जाती थी। और यहाँ पर पक्षियों में फाख्ता नाम का कोई पक्षी था, उसकी उपासना की जाती थी। और यहाँ पर वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, पीपल, बरगद वगैरह के वृक्ष जो हैं, जो ये आज भी पूजे जाते हैं। तो ये उसी समय से सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज से लगभग 2700 वर्ष पहले थी, उस समय भी ये उपासना की जाती थी। राइट, अब उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ आपको देखो, पशुपतिनाथ की भी यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यानी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और यहाँ से पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं।
हवन के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी एक भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनके धार्मिक जीवन में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन शिव की पूजा करते थे पशुपतिनाथ, और ये मातृ देवी की भी उपासना करते थे। राइट, पूजा के तौर पर ये कुबड़ वाले बैल की पूजा और फाख्ता पक्षी था उसकी पूजा करते थे, और वृक्ष की भी पूजा प्रचलित थी। राजनीतिक जीवन में यहाँ पर कोई राजनीतिक तरीके से कोई एक्चुअली में प्रचलित थी नहीं, राजनीतिक संगठन का अभाव था एकदम। ठीक है, तभी तो यहाँ पर इतनी एकदम तरीके से व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो पाई, क्योंकि राजनीतिक संगठन का यहाँ पर अभाव था। शस्त्र व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, अस्त्र शस्त्र, बिल्कुल शांति प्रिय लोग थे तो अस्त्र का तो उपयोग करते ही नहीं थे, है ना। और शासन व्यवस्था बिल्कुल इसकी क्या थी, यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, शासन व्यवस्था। राइट, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन इनका बिल्कुल सही नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं हम उस समय आज के मुकाबले। ठीक है, आर्थिक जीवन के तौर पे इनकी क्या इकोनॉमिकल सिस्टम था, इनकम के सोर्सेज क्या थे इनके, किस तरह से ये, पहली बात तो ये व्यापार करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो इनका आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन करते थे, कृषि व उद्योग का व्यापार करते थे। इस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय मैंने बताया आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता चल रही थी, है ना, मिस्र की सभ्यता चल रही थी। तो इन सारी सभ्यताओं से इनका व्यापार चलता था, तो कृषि व उद्योग ये करते थे उस समय। पशुपालन भी था, कृषि भी था और व्यापार भी था। राइट, हल से उस समय अपरिचित थे, क्योंकि हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, एक जगह से मिले हैं, वो अभी हम इम्पोर्टेंट तथ्य में बात कर रहे होंगे। दूसरी बात, यहाँ से लकड़ी के गुदालों द्वारा खेती की जाती थी, है ना, लकड़ी के गुदालों से। इसी समय अगर हल वहाँ पर मिलते, अच्छे तरीके का हल, आज के टाइम में तो ट्रैक्टर वगैरह से हम ज़मीन जुतवा के और उसमें अच्छी सी फसल उगा पाते हैं, लेकिन उस समय इतने लिमिटेड सोर्सेज थे तो फसल भी कम उगाई जाती थी। राइट, कुल 9 प्रकार की फसल उगाई जाती थी उस समय, है ना, 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था। 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था, जो कि मुख्य फसल जिसमें से गेहूं और जौ की थी। गेहूं और जौ अत्यधिक मात्रा में किया जाता है था उस समय उस क्षेत्र में, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में। राइट, पहली बार कपास का जो कह सकते हैं हम लोग उत्पादन भी इन्हीं लोगों ने करा था। कपास सबसे पहले उगाया था सिंधु वासियों ने। राइट, अच्छा, ये लोग जो कृषि करते थे तो सिंचाई के लिए तालाब और नदियों से ही पानी भरते थे खेतों में अपने, उसके द्वारा सिंचाई करते थे। तो इनका ये सामाजिक जीवन था और धार्मिक जीवन था, और इनका ये राजनीतिक जीवन था, और इनका ये आर्थिक जीवन था। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, तो आप उन्हें एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए। पूरी क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। अभी हम लोग देखेंगे क्या, मैपिंग करके इसमें पूरी स्थिति देखेंगे कि आखिरकार कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अभी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, और ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जो हैं आपके जनक बताइए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक तरीके से लोहे से अपरिचित थे। अभी तक लोहे का यहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं मिल पाया है। ठीक है, लोहे से लोग कैसे थे, अपरिचित थे, लोहे को नहीं जानते थे। वैसे ये सोना, चांदी, टीन, ठीक है, धातु वगैरह सारी चीज़ मिली है, लेकिन यहाँ पर कोई लोहे का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, मुख्यतः लोग व्यापारी थे, व्यापार करते थे। जैसा मैंने बताया अभी कई सभ्यताएं चल रही थी, तो उन सभ्यताओं से इनका व्यापार चलता था। व्यापार करते थे बैलगाड़ियों से। अच्छा, वैसे ये लोग घोड़े से भी अपरिचित थे, लेकिन यहाँ पर सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, यानी घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सुरकोटदा में घोड़े भी थे, लेकिन मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी अपरिचित थे। राइट, अच्छा, जो बर्तन यूज़ करते थे वो लाल और गुलाबी रंग के बर्तन यूज़ करते थे। जो इनके मृदभांड थे वो गुलाबी और लाल कलर के थे, है ना। राइट, तो बर्तन जो यूज़ करते थे गुलाबी और लाल, और यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। और यहाँ से कोई गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन
बैल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जानवर था। बैल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये कुवड़ वाले बैल की पूजा भी करी जाती थी, राइट। और दूसरी बात, जो सिंपल बैल थे उन बैलों के द्वारा व्यापार करा जाता था क्योंकि ये लोग व्यापारी थे। कुछ तो नाव द्वारा करते थे समुद्र के द्वारा, और कुछ जो है भूमि पर चलने के लिए बैलों का उपयोग करते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घोड़े के भी अवशेष नहीं थे, तो मुख्यतः जो है बैलों से ही बैलगाड़ी से ही अपना व्यापार बिजनेस चलाते थे। गाय के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और बनवाली में मिट्टी का हल मिला है। हालांकि ये लोग हल से भी अपरिचित थे, हल से भी अपरिचित थे, लेकिन बनवाली में मिट्टी का हल मिला है, तो कहीं ना कहीं हल भी था, लेकिन इसके कम्प्लीटली हमें साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभी भी खोज चल रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें और पता चले जो आज तक ना पता हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ मुख्य बात है। फिर और देखते हैं इनकी कुछ मुख्य बातें। तो कुछ मुख्य बातों में इनकी क्या है, रंगपुर में बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। और इनकी जो नगर नियोजन थी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, हालांकि मोस्टली ये जानिए, जो नगर नियोजन ग्रिड पद्धति का मतलब ये है कि जो उस सभ्यता के लोगों के घर होते थे वो 90 डिग्री पर अपना एंगल बनाते थे, ठीक है। रोड इनके बिल्कुल सीधे होते थे और रोड को 90 डिग्री पर काटते थे। मोस्टली सभी जगह ये देखा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर पाए गए हैं उनके घरों के दरवाजे मेन सड़क की तरफ ना होते हुए पीछे की ओर खुलते थे। खिड़कियां और दरवाजे मेन सड़क की तरफ ना होते हुए पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन एकमात्र लोथल एक ऐसा शहर पाया गया है जहाँ के रास्ते भी थोड़े टेढ़े मेढ़े थे और उनके जो घरों के दरवाजे थे वो भी रास्ते की तरफ ही खुले थे। रास्ते की तरफ ही दरवाजे और खिड़कियाँ खुली थीं, लेकिन ज़्यादातर जो है ग्रिड पद्धति में थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ घरों के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, वरना सभी नगरों में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। रोपण में मनुष्य के साथ कुत्तों के भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुत्तों को भी दफनाया जाता था क्योंकि कई रोपण में ऐसे कंकाल मिले हैं जहाँ पर मनुष्य के कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं। तो वहाँ से एक आइडिया लगाया कि यहाँ कहीं ना कहीं कुत्ते को भी दफना दिया जाता था मालिक के साथ अपने, ये भी हो सकता है, राइट। और यहाँ सर ये सुतका गैंडोर है और सुरकोटदा, ये दोनों जो हैं समुद्री तटीय नगर थे यहाँ के। तो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है। आप इन्हें एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ चुके हैं, उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पढ़ चुके हैं, और उसके जो इम्पोर्टेंट स्थल थे उनके बारे में हम लोग कम्प्लीटली नॉलेज ले चुके हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मैप के थ्रू कहाँ पर है ये, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो हम इसे अगर यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं अपने, तो ये भारत का नक्शा है, आपको दिख रहा है, और ये क्या है, पाकिस्तान का नक्शा है जो डैश लाइन से यहाँ पर शो है ब्लू लाइन में, ये क्या है, पाकिस्तान का नक्शा है। तो सिंधु नदी के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी थी। तो सबसे पहला हमें देखना सिंधु नदी कहाँ है। तो सिंधु नदी जो कि चीन का एक मानसरोवर झील है, उस झील से निकलती है, ठीक है, तिब्बत वाले एरिए में, और इस झील से निकलती है और अपने जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिए से होती हुई और पाकिस्तान को दो पार्टों में डिवाइड करती हुई ये अपना पानी गिरा देती है अरब सागर में, राइट। तो पाकिस्तान को दो पार्टों में डिवाइड करके अब सिंधु की ट्रिब्यूटरी यानी सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि, ये सारी जो है सिंधु की ट्रिब्यूटरी हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये सभी अपना अपना पानी लेकर दे देती हैं सिंधु को। सिंधु इनका पानी लेकर छोड़ देती है अरब सागर में। यहाँ तक बात क्लियर है। ये इनका नदियों का काम चलता रहता है, ठीक है। अब इसी नदी के आसपास ये सारे शहर पाए गए, कह दें सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ये सारे शहर पाए गए, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा है। ये चीज़ आपको पता है। तो अब यहाँ पर जो मैंने ब्लैक पॉइंट से दिखाए हैं वो सारे वो शहर हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, राइट, और जो हमें थोड़े से देख लेने चाहिए। तो जब इसकी खुदाई चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहला जो शहर आपको देखने को मिलेगा वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो हड़प्पा देखोगे तो ये है, कहाँ है जी, माउंट गोमरी ज़िले में, ठीक है, पाकिस्तान के।
तो ये पाकिस्तान है पूरा, हिंदुस्तान की बॉर्डर लाइन ये है कि देखो, ठीक है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी की बाहीं तरफ स्थित है। अब हमें कैसा पता चलेगा बाहीं है या दाहीं है? तो देखो ये नदियाँ जो हैं, नदी इस डायरेक्शन में चलेगा अपना पानी, यहाँ से लेकर जाएगी इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में अपना पानी लेकर जाएगी नदी। तो इसका जो होगा नदी का लेफ़्ट होगा इधर, राइट होगा इधर। तो ये लेफ़्ट में है हड़प्पा, ठीक है। तो रावी नदी के लेफ़्ट में है, यानी रावी नदी की बाईं ओर स्थित है हड़प्पा, राइट। दूसरा शहर जो है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ से बहुत कुछ मिला है ना। तो मोहनजोदड़ो ये है, कहाँ है ये? सिंधु नदी के दाहिनी ओर स्थित है, क्योंकि सिंधु नदी की डायरेक्शन इस तरह है, पानी इस तरह चल रहा है, जिधर पानी का बहाव होगा डायरेक्शन उसी तरह हो जाती है, उसी तरफ हो जाती है। तो सिंधु नदी के दाहिने ओर है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के बाहिने ओर है चंदोदड़ो। सारे कहाँ हैं जी? पाकिस्तान में ही हैं। सुतका गैंडोर भी पाकिस्तान में। सुतका गैंडोर भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, राइट, सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी छोर है दैमाबाद और सबसे उत्तरी हो जाएगा मांडा, राइट। तो मांडा जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद ये है आपका महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतका गैंडोर पाकिस्तान में। उस समय का ये बलूचिस्तान था, तो बलूचिस्तान भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये इनके इम्पोर्टेंट हुए। अच्छा, अब भारत के अंदर आते हैं तो लोथल आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा स्थल है। इसे एक्चुअली में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था। यहाँ का पहले सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह भी था, है ना। और ये रंगपुर था, जहाँ से धान की भूसी वगैरह मिली थी। सुतका गैंडोर सुरकोटदा जो था, यहाँ से आपको घोड़े के कंकाल के अवशेष मिले थे दोस्तों, ठीक है। धोलावीरा है, धोलावीरा भी यहीं है। तो मतलब चार पांच शहर हैं जो कि गुजरात के अंदर ही हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इस्लामाबाद जो है सबसे दक्षिणी है। ये दो नदियाँ हैं, है ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इससे कोई वैसे इसका रिलेशन नहीं है। तो ये सारा जो है आप देख सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर हम लोग समझ लेंगे इसे, है ना। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी नदी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी नदी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, अच्छा, चंदोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे। सुतका गैंडोर सबसे पश्चिमी, मांडा सबसे उत्तरी, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी और दैमाबाद सबसे दक्षिणी। इनकी सारी आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी। तो आप होपफुली, अगर आपको ये विजुअल नहीं है, आप अपने फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी अप कर लो, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लो, ताकि आपको ये अच्छी तरह से विजिबल हो पाए। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों हमने इसमें बहुत कुछ करा है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप किसी भी बुक को उठाना और उसके टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से आप प्रश्न लगाने की कोशिश करना। हर एक प्रश्न आप होपफुली लगा पाओगे दोस्तों। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। और ये वीडियो एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पूरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।